हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमोट एकेडमी। हम लोग आरसीसी डिस्कस कर रहे थे। आरसीसी में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे, लगभग 120-25 के आसपास में क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं। उसके आगे के सीरीज में भी हम लोग क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट से। एक फार्मूला दिया हुआ है आपके सामने, आप देख रहे हैं। उस फार्मूला के आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। लिखा है, ऊर्ध्वाधर छल्लों के रूप में कर्तन प्रबलन की न्यूनतम मात्रा, कर्तन प्रबलन की न्यूनतम मात्रा निम्न सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमने शियर इन्फोर्समेंट बताया था, जो बीम है, मान लीजिए ये बीम है, ये बीम है, तो इसमें मैंने बताया था कि ऐसे इसमें शियर इन्फोर्समेंट लगेंगे। ये चीज मैंने बताया था, ऐसे शियर इन्फोर्समेंट लगेंगे या छल्ले लगेंगे, स्टीरप्स लगेंगे। इनको क्या बोलते हैं? स्टीरप्स बोलते हैं। तो इन स्टीरप्स के बीच में मिनिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? ये जो स्पेसिंग आपको दिख रही है इतनी, यही SV है, या फिर इसको बोलते हैं स्पेसिंग ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट। ठीक है, स्पेसिंग ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट जो है SV से डिनोट करते हैं। ये स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए मिनिमम? तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा है, ASV इक्वल टू 0.4 इंटू बी इंटू SV अपॉन 0.87 इंटू FY। ऐसे अलग अलग तरीके से अलग अलग डेरिवेटिव बना करके फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसको मैंने अपने फॉर्म में मॉडिफाई करके ये लिखा है अपने तरीके से, ASV अपॉन बी इंटू SV इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY। इसको ऐसे लिखने से प्रॉफिट क्या मिला? इसको ऐसे लिखने से एक प्रॉफिट मिला, हमें पता है कि जो इक्वल का साइन है, इसके इधर का जो सिंबल होगा, सॉरी यूनिट इधर का जो यूनिट लेफ्ट का होगा और यूनिट राइट का होगा, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये आपको पता है ना। इक्वल, इधर का भी यूनिट उधर का भी यूनिट। तो हमने क्या किया है, ऊपर जो देखिए इधर, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। हाँ, आप लोगों को ऊपर जो दिख रहा है एरिया यहाँ, और फिर B इंटू SV भी एक एरिया ही है। B इंटू SV कहने का मतलब है जो SV, ये जो आपको स्पेसिंग दिख रही है यहाँ पे, ये वाली, और ये विड्थ भी है यहाँ से यहाँ तक, इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया मिल जाएगा। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। ये तो एरिया ये B हो गया और ये D हो गया। ठीक, और इनमें स्पेसिंग जो होती है, स्पेसिंग आपको ये दिख रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये भी हॉरिजॉन्टल ही है, बस लेटरल डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये भी एरिया का फॉर्मूला है, ऊपर एरिया लिखा है, तो एरिया अपॉन एरिया ये न्यूट्रल कर देगा, मतलब डायमेंशन लेस बना देगा। ऐसे ही उधर 0.4 अपॉन 87 FY। इसको याद करने का तरीका इसीलिए हमने इस तरीके से रखा है, ताकि आप एरिया एक तरफ कर लें, बाकी एक तरफ कर लें, तो आसान हो जाएगा। तो आप लोग जो चाहें वो फॉर्मूला याद कर सकते हैं। पूछा है न्यूनतम प्रबलन, न्यूनतम प्रबलन मतलब एरिया ऑफ शियर इन्फोर्समेंट। तो एरिया ऑफ शियर इन्फोर्समेंट का फॉर्मूला है 0.87 इक्वल टू 0.4 B इंटू SV अपॉन 0.87 FY। ये याद होना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा। इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। ASV इक्वल टू 0.4 BS अपॉन 0.87 FY। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन है, a singly reinforced concrete beam of 300 mm width and 750 mm effective depth is provided with 2000 mm square steel. If the modular ratio is 15, the depth of neutral axis will be। देखिए ध्यान से क्या क्या लिखा हुआ है, सिंगली reinforced है और क्या दिया हुआ है, 300 mm उसकी विड्थ है, B दिया हुआ है 300 mm, और क्या दिया हुआ है 750 mm, क्या दिया है, डेप्थ दिया है D 750, प्रोवाइडेड विद 2000 mm स्क्वायर ऑफ स्टील, यानी कि AST दिया हुआ है। AST कितना दिया है, 2000 mm स्क्वायर। द मॉडुलर रेशियो M दिया हुआ है, कितना है, M दिया है 15,
अब पूछ रहा है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा। हालांकि मैंने फॉर्मूला टाइम बचाने के लिए फॉर्मूला में पहले ही लिख के आया हूँ, ये है बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एम एस टी इंटू डी माइनस एक्स, ये एक्स लिखा हुआ है अंदर, ठीक है, डी माइनस एक्स लिखा हुआ है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम एक सेक्शन बनाते हैं, ये मान लीजिए सेक्शन हमने बनाया, इसमें हमने एक रीइंफोर्समेंट टेंशन में इधर दे दिया और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ये एन ए हो गया। इस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को ही एक्स माना गया है। बात समझ में आ रही होगी, ये एक्स है, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है, इसको कभी कभी एक्स सी भी बोल सकते हैं, लिमिटिंग और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ये चीज है। एस टी यानी कि ये जो एरिया है स्टील का एरिया है एस टी, और इसको m से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है। देखिए हमने पहले ही मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला बताया था, मॉड्यूलर रेशियो बताया था m इक्वल टू ई एस अपॉन ई सी, ये चीज हमने बताया था। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, इसका जो रेशियो होगा ये मॉडुलर रेशियो होगा। ये हम करते क्यों है, ये हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि अगर हम स्टील की कोई भी प्रॉपर्टी यूज करें तो उसको कंक्रीट की तरह एज्यूम करके करें और कंक्रीट के बराबर मान के करें। एक्चुअली बराबर तो होती नहीं है, लेकिन अगर हम मॉडुलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर लें तो बराबर मान ली जाती है। इसलिए यहाँ पे जो स्टील है उसको कंक्रीट के इक्विवेलेंट माना गया है। इस कंक्रीट के इक्विवेलेंट बनाने के लिए ही हम एफ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बात समझ में आ रही होगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं, सीधी सीधी बात ये है कि एम एस टी है, इसको ए सी की तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बात आपको ये चीज समझ में आ गई कि एम से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। अब ये चीज है, एक्चुअली जो उदासीन अक्ष या फिर न्यूट्रल एक्सिस हम निकालते हैं तो उसको निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो मोमेंट ऑफ एरिया कैलकुलेट कैसे करना है। मोमेंट ऑफ एरिया का ही खेल है। देखिए मैंने क्या कहा था, एक और चीज बनाया था मैंने ऐसे, ये कंप्रेशन है ये टेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टील रिइंफोर्समेंट यहाँ होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होता है d माइनस एक्स बाई 3 होता है, लेकिन वो हम नहीं लिखेंगे अभी, वो नहीं लिखेंगे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो करते हैं। देखिए विड्थ b होता है बीम का क्रॉस सेक्शन का, डेप्थ d होता है, डेप्थ d है, डेप्थ d है। फिर उसके बाद क्या है, कैलकुलेशन करना है हमें मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया टॉप का और मोमेंट ऑफ एरिया बॉटम का, मतलब कंप्रेशन मोमेंट ऑफ एरिया और टेंशन मोमेंट ऑफ एरिया। अगर हम बराबर कर लें तो ये मानेंगे कि हमारा सेक्शन बैलेंस है और जो न्यूट्रल एक्सिस आएगी वही क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होगी, ठीक है। तो हम वही करते हैं, कैसे, देखिए मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया पूरा लिख लेते हैं, नहीं पूरा लिखेंगे जगह कम है, पूरा नहीं लिख सकते, सिर्फ मोमेंट लिखते हैं। मोमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया टेंशन, ये चीज दिखाना है। तो मोमेंट ऑफ एरिया निकालने का मतलब है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है, मैं शेडेड कर देता हूं, एक मिनट, मैं शेडेड एरिया कर देता हूं, आप लोग देखिए ये शेडेड एरिया कंप्रेशन का एरिया है। इसका अगर एक ब्लॉक निकाल दिया जाए तो इसकी सीजी कहीं यहाँ पे लाई करेगी, सीजी का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो x/2 डिस्टेंस पे लाई कर रही है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ से यहाँ तक आधी दूरी होगी, इसकी सीजी आधी दूरी होगी, और कितनी होगी, x/2, ठीक है, ये x/2 होगी। अब मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है, यानी कि एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस होता है मोमेंट एरिया। तो देखिए एरिया कितना होगा, b इंटू एक्स, ये कंप्रेशन का एरिया होगा, है ना, इंटू b इंटू एक्स एरिया हो गया, और x/2 क्या होगा, उसकी न्यूट्रल एक्सिस की दूरी x/2 इक्वल टू टेंसाइल मोमेंट करेंगे तो टेंसाइल मोमेंट में ये टेंशन इंटू की डिस्टेंस, तो टेंशन कितनी है, टेंशन को हम t से देख सकते हैं, m इंटू एस टी, एरिया होगा, एस टी हमने बताया था एरिया है, लेकिन अगर हमें कंक्रीट के कंपेरिजन रखना है इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, m से, यानी कि एरिया ऑफ स्टील एस टी तो है, लेकिन हम कंक्रीट से
इक्विवेलेंट रख रहे हैं तो इसलिए m से मल्टीप्लाई कर लिया, इनटू डिस्टेंस कितनी होगी आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ जब बताया था ये चीज, यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक ये होता है टोटल कितना d, लेकिन हमें निकालना क्या यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से, न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होगी d में से अगर हम ऊपर वाला पोर्शन यानी कि x माइनस कर दें तो हो जाएगा d माइनस एक्स, ये वैल्यू होगी, इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा d माइनस एक्स। ये बात आपको समझ में आ गई होगी और ये फॉर्मूला हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, जगह कम पड़ रही है फिलहाल ये लिखा हुआ है ऊपर, बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एम एस टी डी माइनस एक्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन में सारी वैल्यूज रखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग खुद सॉल्व करें, ठीक है। मैंने सारा प्रोसीजर बता दिया, सारी वैल्यू बता दी, सारी वैल्यू आप रखेंगे आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इन अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम स्टील रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, आप लोगों को डायरेक्टली देखने में लगता है कि हम स्टील रीइंफोर्समेंट सिर्फ बॉटम में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये कहना गलत है, सिर्फ बॉटम में नहीं प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हमें देखते हैं कि किस टाइप की बीम है, किस टाइप की बीम है। अगर बीम कैंटिलीवर है, बीम कैंटिलीवर है तो क्या होगा, बीम कैंटिलीवर है तो इसमें डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा आएगा, ऐसे आएगा, तो टेंशन कहाँ जनरेट होगा, टॉप पे। और यही अगर बीम वो होगी, अगर सिंपली सपोर्टेड होगी तो क्या होगा, ये बीम नीचे झुकेगी, ऐसे ऐसे झुकेगी, ठीक है। तो नीचे झुकेगी तो क्या हुआ, टेंशन कहाँ आया, नीचे। एक मिनट, ऐसे बनेगा फिगर, ऐसे नीचे झुकेगी, तो यानी कि जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड होगा, रीइंफोर्समेंट क्या कहाँ प्रोवाइड होगा, जहां पे टेंशन जनरेट होता है। और टेंशन किसमें किसमें कहाँ जनरेट होता है, जो कैंटिलीवर बीम है उसमें टॉप पे टेंशन जनरेट हो रहा है इसलिए वहां प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पे बॉटम में जनरेट हो रहा है इसलिए बॉटम में प्रोवाइड करेंगे। ये तो हो गई टाइप्स ऑफ बीम में। लेकिन अभी रीइंफोर्समेंट के अकॉर्डिंग पूछा है, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है ये कि सिंगली और डबली रीइंफोर्समेंट क्या डिफरेंस है। तो सिंगली रीइंफोर्समेंट अगर होगा, ये देखिए सिंगली रीइंफोर्समेंट, तो सिंगली रीइंफोर्स्ड होगा तो सिर्फ बॉटम में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सिंगली रीइंफोर्स होगा तो सिर्फ बॉटम में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर डबली रीइंफोर्स होगा तो डबली रीइंफोर्समेंट बॉटम में कम ज्यादा और टॉप में कम रीइंफोर्समेंट देते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये चीज ऐसे, ये होती है रिंग्स, क्या होती है, ये है रिंग्स, छल्ले बने हुए हैं, ऐसे बनते हैं, इनको बोलते हैं स्टिरप्स, ठीक है। और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है बच रहा है, ये डिस्टेंस क्या होती है, बताया था मैंने, कवर होता है, कवर, ठीक है। क्लियर कवर है, अगर सेंटर से देखेंगे तो इफेक्टिव कवर होगा। अब देखिए ये हो गए सिंगली रीइंफोर्समेंट और ये हो गई डबली रीइंफोर्समेंट। ये बात मैंने बता दिया ढंग से, आप लोग देख लीजिए। और इसके हिसाब से ऑप्शन जो होगा क्या होगा, टेंसाइल जोन में प्रोवाइड करेंगे। टेंसाइल जोन पूछा है, टॉप और बॉटम नहीं पूछा है। टॉप और बॉटम तब पूछता है जब टाइप्स ऑफ बीम दे देता है, यानी कि कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड होता तो टेंसाइल और टॉप और बॉटम पूछता है, लेकिन यहाँ पे टेंशन जोन पूछा है, टेंशन कहीं पे भी आ सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, उसको ध्यान देखना है। क्या पूछ रहा है, धरणों में 2 समांतर मुख्य छड़ों के मध्य शुद्ध क्षैतिज निम्न दूरी में निम्न में से जो अधिक हो उससे कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि स्पेसिंग बिटवीन बार्स, स्पेसिंग बिटवीन बार्स ये कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहला 5max, 5max का मतलब है कि हम स्टील बार जो यूज करते हैं उसमें हो सकता है कि हम बराबर बराबर डाया का बार यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि हम कम ज्यादा डायमीटर के बार यूज कर रहे हो, कोई डायमीटर ज्यादा कोई डायमीटर कम हो, कई स्टील यूज कर रहे हैं तो वहां पे
फाइव एक्स हो गया, चलिए ठीक है 5x लिख देते हैं, 5x। दूसरी चीज वैल्यू है 5 और तीसरी वैल्यू है क्या, साइज मान लेते हैं s है, s प्लस 5 mm, ये चीज है s प्लस 5 mm। यहाँ पे s क्या है, यहाँ पे s है साइज ऑफ एग्रीगेट, साइज ऑफ एग्रीगेट ये है। ऐसे आपको समझना है, ऐसे याद करना है। अगर स्पेसिंग ऑफ बार्स पूछेंगे तो क्या होगा, अगर डायमीटर अलग अलग हैं तो जो जिस बार का डायमीटर ज्यादा है उस डायमीटर के बार के बराबर होना चाहिए, या फिर डायमीटर बराबर है तो जो बार का डायमीटर है उतना, या फिर साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm। इसमें इनमें सब में से जो ज्यादा होगा वो वैल्यू ली जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आना चाहिए आपको, जो ज्यादा होगा वो वैल्यू ली जाएगी। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या डिजाइन करेंगे तो इनमें से जो ज्यादा होगा मैक्स वो लेंगे। ठीक है, मैक्स ऑफ दीज, इनमें से ज्यादा लिया जाएगा। तो जो लाइन आपको लिखी थी उसको मैंने फॉर्मूले बेस में कन्वर्ट कर दिया, स्पेसिंग ऑफ बार इक्वल टू 5 या 5x या नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm। इनमें से जो ज्यादा होगा वो मानी जाएगी क्या, स्पेसिंग बिटवीन रेनफोर्समेंट। आगे बढ़ते हैं। Simply supported beam carrying uniformly distributed load will be safe in deflection in a ratio of its span and depth is। देखिए मैंने बताया था बीम के लिए 3 केस बताए थे। पहली सिंपली सपोर्टेड बीम, पहले लिखते हैं यहाँ बीम टाइप, और दूसरी स्पैन टू डेप्थ रेशियो। ये पहले बताया था मैंने कैंटिलीवर, इसके लिए स्पैन टू डेप्थ रेशियो होता है 7। दूसरी बताया था सिंपली सपोर्टेड जिसके लिए 20, और एक बताया था कंटिन्यूअस, इसके लिए 26। ये चीज हमने बीम के लिए बताया था। ऐसे हम लोगों ने स्लैब के लिए भी पढ़ा था, है ना, याद होगा आपको। अगर 35 40 याद है तो आपको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है 7 20 26 याद रखना है आपको। इसके अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि ऑप्शन कोई है ही नहीं यहाँ पे, है ना, ऑप्शन कोई है ही नहीं। अभी एक चीज और कंफ्यूज करेगी, मान लीजिए कि सिंपली सपोर्टेड पूछा है, ये सिंपली सपोर्टेड पूछा है, तो सिंपली सपोर्टेड में आंसर तो 20 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में 20 नहीं दिया है। तो कभी कभी हम ये देखते हैं कि जो वैल्यू हमें स्टैंडर्ड पता है उसके आसपास की वैल्यू क्या है। तो इस ऑप्शन में या तो ऑप्शन सी होगी या तो डी होगी, दो में से एक ही हो सकती है ना। लेकिन अब ये कैसे डिसाइड करें, हमने यहाँ स्लैब में जो बीम और स्पैन डेप्थ रेशियो हमने बता रखा है, इसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि हमको पता चले कि क्या है ना। तो ये कैसे पता चलेगा, देखिए ये चीज आपको पता है कि जितनी ज्यादा डेप्थ होती है उतनी डिफ्लेक्शन कम होती है, जितनी ज्यादा डेप्थ होती है उतनी ही डिफ्लेक्शन कम होती है। यानी कि यहां से हमें पता चल गया L बाई डी से क्या पता चला, L बाई डी जो होता है डिफ्लेक्शन डेल्टा, ऐसे डिपेंड करता है। तो डी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही क्या होगी, डिफ्लेक्शन कम होगी। सीधी सी बात है, डी ज्यादा होने का मतलब है कि पूरी की पूरी ये वाली वैल्यू कम होनी चाहिए, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू कम होनी चाहिए, है ना। तो L बाई डी की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो इसलिए ये मिनिमम वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू रखेंगे, ये ऐसे वाले सिंबल, है ना, ऐसे वाले रखेंगे। अगर यही चीज उल्टी होती, अगर डी बढ़ने से डेल्टा बढ़ता होता तो ऑप्शन नंबर ये वाला होता, ये ग्रेटर वाला इस्तेमाल करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए। ये सिर्फ कैसे ये आपको पता चला है कि डी से ज्यादा होगा कम होगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा, किसी किसी को ये भी नहीं पता होगा कि आखिर हम किस बेस पे कह दिए हैं कि डी ज्यादा होने से डिफ्लेक्शन कम होगा। तो साफ साफ आप लोगों को पता होगा कि डिफ्लेक्शन जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितनी ज्यादा होगी बीम उतनी ही सेफ होगी, डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा। तो हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं बीम की मजबूती मोमेंट ऑफ इनर्शिया से होती है, यानी कि डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रेक्टेंगुलर चैनल है तो बी डी क्यूब अपॉन 12 होता है। ये बात आपको पता होगा, नहीं पता हो तो याद कर लीजिए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप देखते हुए ये कह सकते हैं
कि डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है और आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा है। ठीक है, ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक दी। ऑप्शन नंबर सी और डी में कंफ्यूजन था, लेकिन हमने क्लियर कर दिया है कम वाला कैसे होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, एक मिनट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम राइट करते हैं, सी। एक मिनट, कुछ सॉफ्टवेयर एरर कर रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, एक मिनट वेट कीजिए आप। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन अ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम इज। सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम में स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स पूछा है। देखिए, स्टीरअप्स में मैंने पहले ही बता रखा है कि हम कॉलम के पास में घने रखते हैं और उसके बाद स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पहले यहाँ पे स्पेसिंग SB/2 रखते हैं, फिर उसके बाद बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ाते हैं? 0.75 या 300 mm मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे। तो जैसे जैसे हम कॉलम से दूर जाते हैं स्पेसिंग क्या होती है? बढ़ती जाती है। स्पेसिंग बढ़ती जाती है या बढ़ाते जाते हैं। अगर कांस्टेंट रखें तो रख सकते हैं, लेकिन कॉलम के फेस के पास SB/2 से ज्यादा नहीं रखते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कॉलम के फेस के पास स्पेसिंग स्टीरअप्स की बहुत कम होती है, उसके बाद सेंटर की तरफ बढ़ती है। अब पढ़ते हैं हम लोग यहाँ क्या लिखा है ऑप्शन स्टीरअप स्पेसिंग के बारे में। केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बीम। लेंथ के बीम में कांस्टेंट होता है? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। उसके बाद डिक्रीज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बीम। सेंटर ऑफ बीम की तरफ तो बढ़ रहा है ना, डिक्रीज कहाँ हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज करेगा। ऑप्शन इंक्रीज टू इट्स एंड, यानी कि किनारों की तरफ इंक्रीज करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंक्रीज छल्लों की संख्या कर सकती है, लेकिन छल्लों की स्पेसिंग नहीं करेगा इंक्रीज, क्योंकि सेंटर तरफ इंक्रीज हो रहा है। ये भी गलत। इंक्रीज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बीम, ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैंने पहले समझा दिया था। नेक्स्ट, टेंशन बार्स इन अ कैंटिलीवर बीम मस्ट बी एनक्लोज्ड इन द सपोर्ट टू। सपोर्ट में कहां तक टेंशन बार हम लोग डालते हैं? कहने का मतलब ये है कि हमने बताया था कि एंकरेज के लिए हम टेंशन बार को कॉलम के अंदर तक रखते हैं। ठीक है, ये कॉलम है, ये बीम है मान लीजिए। तो जो हम टेंशन रिइंफोर्समेंट डालते हैं इसको कॉलम के अंदर तक कितनी दूरी तक लेकर जाएं, ये कह रहा है क्वेश्चन। टेंशन बार इन अ कैंटिलीवर बीम मस्ट बी एनक्लोज, तो ये डेवलपमेंट लेंथ तक होना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ तक होना चाहिए। कोई भी बार हो डेवलपमेंट लेंथ तक ही रखते हैं। यानी कि हमें कह सकते हैं कि कॉलम की फेस से लेकर के यहाँ तक की जितनी भी डिस्टेंस है यही है डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, जो कि एंकरेज के लिए होता है, पकड़ के रखने के लिए होता है। अगला, एज पर IS 456 द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर शैल बी टेकन एज। कैंटिलीवर की इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? इफेक्टिव लेंथ जो पूछा है आप लोग ध्यान दीजिए, इसको एक्चुअली स्पैन बोलते हैं। इफेक्टिव लेंथ को इफेक्टिव स्पैन बोल सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये चीज, तो थोड़ी सी गलती हो गई थी शायद। मैंने इसको पूरे के पूरे को B/2 लिख दिया था, जबकि ये B/2 नहीं होगा, ये साफ दिख रहा है, ये विड्थ B होगा, है ना। तो ये चीज आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। B/2 जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा, B/2 प्लस जो लेंथ यहाँ है LC, क्लियर स्पैन। ठीक है, यानी कि क्लियर स्पैन में अगर B/2 जोड़ दें तो कॉलम के सेंटर तक पहुंच जाएंगे। कॉलम के सेंटर से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस ही L इफेक्टिव होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, LE प्लस B/2। ये पहला ऑप्शन है, LC प्लस B/2। क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ बाई 2, ये है। देखिए, आप एक चीज ध्यान देने वाली बात है, B/2 भी होता है, एक चीज और होती है डेप्थ, जो होती है ना डेप्थ, D होती है डेप्थ। ये
इसके अकॉर्डिंग भी लेते हैं, मतलब ये हो तो ये भी सही है, या फिर LC प्लस डी भी D/2 भी लिख सकते हैं, और LC प्लस B/2 भी लिख सकते हैं। ये दोनों सही है, ठीक है, ये दोनों सही है, L इफेक्टिव। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विड्थ, ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या लिखा है, अगर यहाँ पे इफेक्टिव विड्थ दिया है, अगर width/2 होता तो यहाँ पे सही मान लेता, लेकिन विड्थ दिया है इसलिए गलत है। इफेक्टिव डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में बी रिड्यूस्ड बाय, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में बी रिड्यूस्ड बाय, मैंने अभी पहले ही डिस्कस किया, इंक्रीजिंग डेप्थ द सेक्शन स्पैन। डेल्टा क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पैन अपॉन डेप्थ, इस पर डिपेंड करता है। और डिफ्लेक्शन ही पूछा है तो क्या करेंगे, डेप्थ बढ़ाएंगे तो डेल्टा घटेगी, है ना, डेप्थ बढ़ाएंगे। और क्या पूछा है, रिड्यूस्ड बाय यानी कि कम किया जाता है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सत्य है, ट्रू है। फिर इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ रिस्ट्रेंट, इंड रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, किनारों पर कुछ ऐसा सिस्टम हम लगा दें कि उसमें मूवमेंट होने के चांस न रहे, यानी कि मूवमेंट कम से कम है, और वो बॉडी मूव करे, कम से कम करे, मूवमेंट कम से कम है, घूमे नहीं, है ना, रोटेट ना करे, ये सारी चीजें। तो ये बात भी सही है, जितना ही कम रोटेट करेगा, जितना ही कम मूव करेगा, उतनी ही अच्छी उसकी स्ट्रेंथ होगी और उतनी ही कम डिफ्लेक्शन होगी, ये बात भी ट्रू है। इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ सेक्शन, मैंने बताया था कि डिफ्लेक्शन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है, और आई होता है BD³/12, यानी कि हम कह सकते हैं कि B बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो डेल्टा घटेगा, इसलिए ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ऑप्शन नंबर A, B, C तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या लिखा है, एनी वन और ऑल ऑफ द अबव, सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ कैंटिलीवर बीम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, कैंटिलीवर बीम में टेंसाइल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ऑन द टॉप। कैंटिलीवर बीम मैंने बताया था अभी पिछले वीडियो में, दो तीन क्वेश्चन के पहले भी बताया था, कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, ये झुकेगा तो ऐसे झुकेगा, और झुकेगा तो टेंशन कहाँ आएगा, ऊपर, तो टेंशन ऊपर आएगा तो टेंशन टॉप पे लगेगा, कैंटिलीवर में ऑन द टॉप ऑफ द बीम, आंसर होगा ए। आज के लिए इतना ही, आप लोग पुराने वीडियोस देखिए, रिवाइज कीजिए, और आप लोग खुद से नोट्स बनाइए, अगर आप लोग खुद से नोट्स बनाएंगे तो रिवाइज करने में आपको आसानी होगी, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद।